जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फोर्थ स्टेट इज़ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन डेमोक्रेसी। और आज का जो मुद्दा हमारा रहेगा उसमें मेनली ये है कि हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि अपना जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं, आई थिंक इसको हम बंद कर दें सर। आज का हमारा जो मुद्दा है, मैं पहले तो सभी का वेलकम करता हूँ। सो सिंसियरली थैंक्स फ्रॉम द हार्ट कि आप लोग आए और समय निकाला। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इमिग्रेशन एक बहुत अहम मुद्दा आज के समय में, और हरियाणा, पंजाब और देश के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है और क्या किया है और क्या करने जा रही है, इस बात पे मैं प्रकाश डालूंगा। और माई सेल्फ इज़ डॉक्टर अरविंद कादिर। मैं एजुकेशनिस्ट पे रहा हूँ और आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। तो आई एम एन इमिग्रेशन लॉयर ऑन द पैनल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। सो ये मेरे दिमाग में चीज़ कैसे आई कि जब मैं कनाडा में था तो मैंने वहाँ अपना ऑफिस खोला इमिग्रेशन काउंसिल का। तो मैं देखता था कि जितने भी भारत से आते थे, पंजाब से, हरियाणा से, तो वो सब बेचारे लुट पिट के आते थे। एडमिशन कहीं करा दिया और बाद में पता लगा कि फ़ाइल गलत लगाई। अभी रिसेंटली एक बहुत ही पंजाब की एक ग्रेट न्यूज़ थी और वो बहुत ही अचंभे वाली बात थी कि 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का प्रावधान जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर के द्वारा किया गया, एंड दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर दो स्टूडेंट्स। सो होता क्या है, देखिए, जैसे कि एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने का अधिकार कौन देता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो एमबीबीएस का एग्ज़ाम देता है, उसको डिप्टी कमिश्नर लाइसेंस नहीं देता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती है। इसी प्रकार एक लॉयर होता है, तो लॉयर जो है उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार कौन देता है? बार काउंसिल। जैसे डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल हैं, स्टेट्स की हैं, और सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बार काउंसिल है, मेंबर्स होते हैं रेगुलेटरी बॉडी के। अब यदि डिप्टी कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेंट ये कहे कि आइए मिस्टर एडवोकेट, वी विल गिव यू अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो मेरा ख्याल ये बात बहुत गलत है। और हमारे हरियाणा में भी क्या हो रहा है, मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, और चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को मैंने रिप्रेजेंट दिया है, और जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं हरियाणा स्टेट और पंजाब स्टेट में, मैंने उन सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया है। और मैंने यही मांग की है, और मैंने उनको अपने रिप्रेजेंटेशन में 3-4 एग्जाम्पल्स भी कोट किए हैं कि प्रैक्टिस वो करेगा इमिग्रेशन कंसल्टेंट का जिसके पास संबंधित विदेश के सरकार का लाइसेंस हो। अब हरियाणा सरकार भी बहुत कहती है, विज साहब भी बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, काबिल तारीफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक धरातल पे जाके इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा, और वो कैसे सुलझाया जाएगा कि प्रैक्टिस वही करेगा जिसके पास उस विदेश से संबंधित सरकार का लाइसेंस हो। अंडर इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉज ये प्रावधान है। आप लोग कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके देखिए, माय नेम इज़ देयर ऑन द कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। इमिग्रेशन एग्ज़ाम होता है, 6,500 इमिग्रेशन अटॉर्नीज़ है वहाँ पे। यही बात जो है इंग्लैंड के केस में लागू होती है। वहाँ की इंग्लैंड की फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा या जो रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा एक लिस्ट दी गई है, और वह लिस्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि इनमें से जो जो व्यक्ति विशेष है वो कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे अपना वर्चुअल ऑफिस खोल के, चाहे फिजिकल ऑफिस खोल के। यही बात यूएसए के संदर्भ में भी लागू होती है। हम देखते हैं कि यूएस में डोंकी वीज़ा आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन इनको ऑथराइज किसने किया? ये वही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि हम देखेंगे कबूतरबाज कैसे पनपते हैं। ये वही बात हो गई कि ये देखें कि डॉक्टर्स के फील्ड में एक आज हम देखेंगे ऑपरेशन कौन गलत करता है, लेकिन ऑपरेशन करेगा कौन? करेगा वो जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो और जिसके पास मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस हो। डिप्टी कमिश्नर्स का क्या काम है? दे कैन ओनली रजिस्टर द डॉक्टर, दे कैन ओनली रजिस्टर। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी एक अलग बॉडी होती है। तो डिप्टी कमिश्नर्स ये काम नहीं है कि वो लाइसेंस बांटते फिरें। पंजाब में क्या हो रहा है कि 25,000 यदि देते हैं, 25,000 रुपया डिपॉजिट कराते हुए, एनीबॉडी कैन अप्रोच द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, और वो ये कह सकता है कि ठीक है मुझे आप लाइसेंस की इजाज़त दीजिए। अब 25,000 गया, खुराफात कर दी, अपना जो है घोटाला कर दिया, उसके बाद एबीसी कॉरपोरेशन नाम से दूसरा 25,000 दे के फिर रजिस्ट्रेशन करा। सो मेरा ये मांग है सरकार से, और मैंने रिप्रेजेंट दिया है, अभी तक मुझे रिप्रेजेंटेशन का कोई भी जवाब नहीं मिला है। मैंने क्या किया फिर, क्योंकि एज एन इमिग्रेशन लॉयर आई नो दीज थिंग्स,
मैंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को आरटीआई लगाई और आपने देखा होगा कि आपके पास ये सर्कुलेट किया है। और जैसे कि पहला पेज जो है वो क्या कहता है, मैंने आरटीआई लगे, इसमें मैंने एड्रेस अपना मिटा दिया है क्योंकि एड्रेस मैंने चाहता सभी को पता लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी रहता है। तो इसमें क्या है कि द मिनिस्ट्री डज नॉट इशू एनी लाइसेंस टू द एजेंट्स ग्रांटिंग वीज़ा काउंसलिंग सर्विसेज लाइक स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, विजिटर वीज़ा इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इमिग्रेशन वीज़ा में क्या आते हैं, वर्क परमिट आ गया, पीआर आ गया, सिटीजनशिप आ गया, एसाइलम आ गया, हर चीज़ आती है इसमें। अब मिनिस्ट्री ये कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट कहती है, और मैं बताना चाहूँगा कि शेड्यूल 7 क्या करता है, जिसमें कि 3 लिस्ट होते हैं स्टेट की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा नहीं है, कनकरेंट लिस्ट का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है यूनियन का मुद्दा। और यूनियन गवर्नमेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आरटीआई माना है कि ये लाइसेंस देना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो देता कौन है? द वीज़ा फॉर एनी फॉरेन कंट्री इज सोवरेन राइट ऑफ दैट प्रोस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट। जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसका राइट बनता है कि वीज़ा देना, लेकिन वीज़ा देने की बात नहीं कर रहे हैं हम। बात क्या कर रहे हैं कि वीज़ा सर्विस देगा कौन, व्हाट इज द क्राइटेरिया, लाइसेंस किसको मिलेगा? कोई 10वीं 12वीं क्लास अनपढ़ को नहीं मिलेगा। गो टू कनाडा, गो टू यूएसए, 2 साल का 3 साल का कोर्स कीजिए, हैव ए लाइसेंस, लाइसेंस आने में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि लाइसेंस में हर आदमी तो जा नहीं सकता, नो इशू एट ऑल। एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर क्या करता है, एक अपना क्लिनिक या सब क्लिनिक्स खोल सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डॉक्टर की होगी। लाइसेंस कैंसिल किसका होगा? उस डॉक्टर का होगा। पनिशमेंट कौन करेगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये तो वही बात होगी कि डिप्टी कमिश्नर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि हम इनको लाइसेंस देंगे। नो, यू कैन नॉट गिव द लाइसेंस। लाइसेंस विदेश की सरकार देगी। आपने तो एक ये पॉलिसी बनानी है, ओके मिस्टर एक्स, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वेयर इज योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस द कैनेडियन इमिग्रेशन, वेयर इज योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस द यूएसए इमिग्रेशन। यूके के कंटेक्स्ट में आपका कहाँ का लाइसेंस है? लाइसेंस है, उसको इजाज़त दो। और लाइसेंस नहीं तो एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसकी इमिग्रेशन अटॉर्नी की होगी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की होगी। अब आता है तो उसने क्या कहा फॉरेन अफेयर्स में जो आरटीआई मैंने मांगी, द एंटायर क्राइटेरियन रिलेटेड टू द इशू ऑफ लाइसेंस टू एजेंट्स डीलिंग विद वीजा प्रोसेसिंग एंड ग्रांटिंग इज इशूड बाय द रिस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आती, स्टेट गवर्नमेंट कैसे आ सकते हैं जो बात करते हैं कि हम लाइसेंस देंगे? ठीक है जी। अब एक भ्रांति की स्थिति क्या आती है, मैंने उनसे ये पूछा कि ठीक है जी, आप लाइसेंस नहीं देते, देगा विदेश की सरकार। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एक्ट बना रखा है, सो एक और लेटर मैंने इसके साथ अटैच किया है आपके ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल इज लिमिटेड टू इशू ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंट्स सर्टिफिकेशन। ये चीज़ क्या है? एज पर इमिग्रेशन एक्ट 1983 ये चीज़ ये है कि जैसे अब हरियाणा में चल रहा है कि कौशल रोजगार एक डिपार्टमेंट बना है, वो डिपार्टमेंट क्या करता है? कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फोर्स को भेजने का कार्य करता है, वो कि इमिग्रेशन लाइसेंस नहीं है डिपार्टमेंट के पास। इसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ओवरसीज रिक्रूटमेंट के लिए एक प्लेसमेंट के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया कर रखी है, जिसको कि इमिग्रेशन एक्ट 1983 हम कहते हैं। ये क्या कहता है कि जैसे मान लो दुबई भेजने हैं, 20-25 मजदूर भेजने हैं, या कुवैत भेजने हैं, पर्टिकुलर नेशंस के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फोर्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करता है। अब दिक्कत क्या है? अब डिप्टी कमिश्नर भी हमारे ये प्रेस रिलीज मैंने देखा है, आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा अधिकृत एजेंट से सेवाएं प्राप्त करें। अब इनको भी नहीं मालूम कि सरकार के द्वारा अधिकृत, जब यूनियन मिनिस्ट्री कहती है वी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव द लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट कैसे आ गई? डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सकता है। वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि प्रैक्टिस कौन करेगा, प्रैक्टिस वो करेगा जिसके पास संबंधित सरकार का लाइसेंस हो। बट देयर इज ए कंफ्यूजन। अब गृह मंत्री भी कहते हैं कि सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन एजेंट्स होंगे उनको हम देखें, लेकिन रजिस्टर्ड कौन होंगे? एज पर फॉरेन मिनिस्ट्री, एज पर यूनियन मिनिस्ट्री रिप्लाई, वही होंगे जिनके पास फॉरेन गवर्नमेंट का लाइसेंस हो। ये कंफ्यूज कर रहे हैं उस चीज़ को। अब इसमें क्या है, इमिग्रेशन एक्ट 1983 में ये 50 लाख की कुछ सिक्योरिटी होती है, और वो सिर्फ जैसे कि हम कहते हैं मैन पावर का लाइसेंस है। सो मैन पावर और इमिग्रेशन ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की लेटर से ये
बिल्कुल साबित होता है। सो ये एक मैं जन जागरण अभियान भी चला रहा हूँ कि इस प्रकार के जो हैं अब 2 साल हो गए हैं और ये बड़ा एक बर्निंग टॉपिक भी है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को करना चाह रही है। तो मैंने ACS को भी रिप्रेजेंट किया था, पर्सनली मिला था उनसे और मैं आपको उनकी कॉपीज़ भी दूंगा कि जिसमें कि मैंने मांग की है कि जी यदि आप वाकई में इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, मेक दिस कंडीशन ओनली एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करेगा वो जिसके पास MPS मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस हो, लॉयर करेगा वो जिसका बार काउंसिल का हो, सेम इज द केस विद इमिग्रेशन लॉयर की प्रैक्टिस वो करेगा जिसके पास कंसर्न फॉरेन गवर्नमेंट का लाइसेंस हो। आप लोग लाइसेंस नहीं दे सकते। ये तो वही बात होगी कि भी हम रोकेंगे भ्रष्टाचार को, हम रोकेंगे कि डॉक्टर ऑपरेशन ठीक करेगा कि नहीं करेगा, हम सजा करेंगे, लेकिन ऑपरेशन करेगा कौन करेगा वो जो कि मेडिकल काउंसिल में से लाइसेंस हो। आई थिंक मेरा ख्याल ये बात आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो इस चीज़ में लेकिन मुझे आज तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार लिस्ट रिलीज करता है कि भी हरियाणा में 24 रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं और करनाल में 1 या 2 हैं। तो हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ने बात कही है। तो लेकिन वो जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं वो एज पर इमिग्रेशन एक्ट 1983 में रजिस्टर्ड हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव द वीजा काउंसलिंग एडवाइस। तो अब ये चीज़ मैंने मांग की है और मिनिस्टर ने भी कहा है, और इमिग्रेशन जो है वो वैसे भी कंसर्न फॉरेन गवर्नमेंट का एक मैटर है और कंसर्न फॉरेन गवर्नमेंट का मैटर होते हुए इफ यूनियन मिनिस्ट्री कैन नॉट गिव लाइसेंस टू प्रैक्टिस इमिग्रेशन, जबकि यूनियन मिनिस्ट्री नहीं दे सकती है, हाउ स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव द लाइसेंस। सो इनको मालूम नहीं है कि किस ढंग से इसको करना है, इसके लिए यही है। फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू टैकल इमिग्रेशन फ्रॉड्स। द रेमेडी इज एक इसका है कि परमिशन उन्हें दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन लाइसेंस नहीं दे सकते। चलो ये तो वही बात होगी, डॉक्टर जाए डिप्टी कमिश्नर के पास कीजिए मैं मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर क्या कहेगा, गो टू मेडिकल काउंसिल, सीक अ लाइसेंस, वी विल रजिस्टर यू प्रैक्टिस इन दिस एरिया, हम इस एरिया में आपको प्रैक्टिस करने की इजाजत देंगे। सो यही चीज़ मैं मांग करता हूँ और सरकार को सिर्फ यही देखना है कि नो वन विदाउट ए सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड फॉरेन गवर्नमेंट, कि संबंधित विदेश की सरकार के द्वारा बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब बात आती है कि कई लोग ये कहेंगे जी बेरोजगारी बहुत फैल जाएगी, ये तो सारे घर बैठ जाएंगे, ये जो इमिग्रेशन जो काउंसलिंग कर रहे हैं उसका भी एक तरीका है, जैसे कि मैंने बताया कि दे कैन बी एजेंट्स ऑफ द सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, इमिग्रेशन लॉयर्स के एजेंट्स हैं। कनाडा में हम ये काम नहीं कर सकते। मैं वहाँ प्रैक्टिस करता था तो मैंने 10 एजेंट बना रखे थे अपने, USA के 2 एजेंट बना रखे थे, दे आर यूजिंग माई नेम, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल था, जो भी एक्टिविटी करता हूँ मेरे बिहाफ पे करते हैं। यहाँ भी ये चीज़ लागू की जा सकती है कि ओके आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप एजेंट बने किसी भी इमिग्रेशन लॉयर के। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ आम लोगों को कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, आप कनाडा की सर्विस लेते हैं, वेयर इज योर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है cic.gc.ca, कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। आप गूगल पे भी लिखेंगे सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, तो उसमें 5,500 की 6,000 की उसमें नाम है। उसमें अब मेरा भी नाम कोई चेक कर सकता है, रामलाल, श्यामलाल, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई के पास कोई भी क्लाइंट जाता है, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, स्टूडेंट भी बहुत लुटपीट रहे हैं आजकल। ऑलवेज चेक। USA की सर्विस लेना चाहते हैं, गो टू US गवर्नमेंट वेबसाइट, उसमें भी 4,500-5,000 की लिस्ट है, ठीक है, उसको देखिए, उसका लाइसेंस नंबर चेक कीजिए, प्रॉपर एग्रीमेंट कराइए। अब ये चीज़, ये लूटपाट क्यों नहीं रुक सकती। अब जैसे एज ए लॉयर मैं कंसल्टेंट की हैसियत से किसी की फाइल लगाता हूँ तो मैं इसको एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो इसलिए देता है कि कल को गलत हो जाए, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसने पेशेंट को ट्रीट किया है। लेकिन गोली लोगे केमिस्ट से जाके, तो केमिस्ट का क्या उखाड़ लोगे, नथिंग। केमिस्ट ने कोई रिटर्न में नहीं दिया है। तो जितने भी कंसल्टेंट ने काम कैसे करते हैं, और मैं बताता भी रहता हूँ खासकर स्टूडेंट्स को कि कोई स्टूडेंट गया, कोई आदमी गया, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ओके हियर इज़ माई पासपोर्ट, मैंने बता मैं वीज़ा दूँगा। वो क्या करते हैं, ठेका कर लिया, जैसे डॉक्टर ने ठेका कर लिया, हाँ भाई मरीज़ का इलाज हो जाए तो 20 लाख, ना इलाज तो मुर्दा वापस। मेरा ख्याल ऐसे डॉक्टर के पास कोई जाएगा भी नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे कंसल्टेंट के पास लोगों को भी ये भ्रम है, वो जाते हैं
और अपनी फाइल उनको थमाते हैं और वो क्या करते हैं, उसी स्टूडेंट उसी क्लाइंट के नाम से ही आईडी क्रिएट करते हुए उसी को एप्लीकेशन ठोक देते हैं। चाहे रिफ्यूजल हुआ, गलत हुआ, वो क्लाइंट जब कंप्लेंट करता है पुलिस स्टेशन में, देयर इज़ नो एग्रीमेंट, उसका के सिग्नेचर्स है नहीं। एज ए लॉयर क्या करेगा, बार काउंसिल का यहाँ आप देखिए, जैसे हम लोग काम करते हैं उसको रिप्रेस दे देते हैं, वकालतनामा देते हैं। इट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन। कोई गलत चीज़ होती है उसके ज़िम्मेदार हम हैं। हम क्लाइंट से ये भी लिखवाते हैं कि वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर सबमिटिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डॉक्यूमेंट्स, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सो हमारी जिम्मेदारी भी तय होती है। और यदि हम गलत काम करते हैं, वेबसाइट है, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, रजिस्टर्ड इमिग्रेशन लॉयर के लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। यदि यहाँ कंप्लेंट कोई हमारी करता है, कोई डॉक्टरी कंप्लेंट करता है या लॉयर के कंप्लेंट करता है तो उसका भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। लेकिन जिसके पास लाइसेंस नहीं और कोई आदमी जाएगा, मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ, तो बार काउंसिल में गया, बदरे मुंशी बैठे हैं, अभी मैं तेरी फाइल लगवा दूँ 20,000 में, वाई टू पे द इमिग्रेशन लॉयर 50,000 क्यों देते हो, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, किसी की नहीं होगी। तो यही बात मैं सरकार के आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई इसको एक लाइन से ही ये लागू किया जा सकता है कि हुसएवर हैविंग ए लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस है वही प्रैक्टिस करे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी मांग की है कि जितने भी आइलेट्स के कोचिंग सेंटर्स हैं उनका काम क्या है, कोचिंग दीजिए। जितने बैनर्स लगा रखे हैं, वीज़ा गारंटी, वीज़ा सक्सेस रेट, दे आर नॉट ऑथराइज टू फाइल वीज़ा एप्लीकेशंस, ये कहीं नहीं लिखा, ये गैर कानूनी है। इनके होर्डिंग हटवाए जाएँ, क्योंकि आम जनता, आम स्टूडेंट्स बहुत परेशान होती है इससे। तो जाके देखते हैं कि ठीक है वीज़ा लगा रहे हैं, वो करते क्या है, जैसे कि मैंने बताया, उसी के नाम से फाइल लगाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है जी, तो मैंने 4-5 चीज़ें ये डिमांड की हैं और मैं चाहता हूँ कि एज प्रेस इज़ द फोर्थ स्टेट कि इसको बिल्कुल जन जागरण अभियान के तहत लेते हुए इसमें अपना पूरा योगदान दीजिए, ताकि आम लोग, जो कि खास करके स्टूडेंट्स और जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कि गांव से आते हैं शहरों में और बड़े बड़े बैनर्स देख के आकर्षित होते हैं, नो। और मैं उनको भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाइए, यहाँ के लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये वही बात है, वो एसपी लगा हुआ है यहाँ पे, एसपी कैसे लगता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पास होता है, और कोई जाके डिप्टी कमिश्नर कह दे और होम मिनिस्टर कह दे ओके लेट मी द पोस्टेड द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कर सकता है? वो नहीं कर सकता। देयर इज ए पर्टिकुलर सिस्टम। इसी प्रकार से ही उनको ये, या तो इनके लिए कोई योग्यता तय करे सरकार, योग्यता क्या तय करेगी, गो एंड हैव ए लाइसेंस नहीं, बी द एजेंट ऑफ ए लाइसेंस होल्डर, उसके आप बनिए और अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या होगा, दंडात्मक प्रावधान भी लगाइए बिल्कुल। कोई शिकायत आती है ठोके जुर्माना 10 लाख 15 लाख 20 लाख, क्या दिक्कत है। लेकिन यदि ये प्रावधान कर दिया जाएगा तो जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उस इमिग्रेशन जो काउंसलर है उसका डर बैठा रहेगा कि मेरा लाइसेंस कैंसिल होता है, उसकी रोजी रोटी पे भी खतरा होता है। जैसे कि डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो कहीं भी डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लायक नहीं रहता। सो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। और एज एन एजुकेशनिस्ट मैंने बहुत देखा है, 2018 से मैं एज एन इमिग्रेशन लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2021 मैंने ऑफिस शुरू किया, तो 2 साल में मैं सारे खेल को समझ गया कि ये खेल क्या चल रहा है यहाँ इंडिया में, हरियाणा में और पंजाब में। और जब तक इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज़ अ सोशल कॉज ऑल्सो। पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं है। जो इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाइए, लेकिन सही तरीके से कमाइए। यदि किसी को दवाई बेचनी है, गुड एंड हैव ए मेडिकल लाइसेंस, लेकिन वो दवाई बेच सकता है लेकिन वो मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकता। उसको एडवाइस देंगे डॉक्टर के साथ अटैच होना पड़ेगा। दैट इज़ माई सबमिशन। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये मैं इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को ऑथराइज किया गया है कि एक फ़ीस लेते हुए, जो कि 25,000 है, वो फीस लेते हुए आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष को। कंडीशंस क्या हैं, आधार होना चाहिए, ITR फिलअप होनी चाहिए, कोई 12वीं पास नहीं, कोई वो नथिंग एल्स,
ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए, सबमिट एप्लीकेशन, स्टार्ट द प्रैक्टिस। ठीक है, वहाँ तो चल रहा है ये। हरियाणा में क्या चल रहा है, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे एक रिक्रूटर एजेंट्स के लिस्ट उन्होंने सर्कुलेट कर रखी है। डीजीपी क्राइम क्या करता है, उसी लिस्ट को उठाता है। मैं लेटर सर्कुलेट कर रहा हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं इसको। उस लिस्ट को उठाते हुए ये डायरेक्टर जनरल पुलिस क्राइम हरियाणा का एक लेटर है, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा होम डिपार्टमेंट एसीएस होम को डायरेक्ट किया गया है कि हियर इज द लिस्ट obtained from Foreign Affairs Department of India, and you are hereby directed to circulate this list to the concerned deputy commissioners of the state। कि आप सारे डिप्टी कमिश्नर को ये लिस्ट सर्कुलेट कीजिए। फिर आता है एसीएस और डिप्टी कमिश्नर्स को ये लेटर लिखता है कि एज पर लेटर रिसीव फ्रॉम डीजीपी क्राइम हरियाणा ऑन द बेसिस ऑफ द लिस्ट एनक्लोज्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये लिस्ट है। और डीसीएस को हिदायत दी जाती है कि वो इस लिस्ट को सर्कुलेट करें। लेकिन ये लिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग और इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए नहीं है। ये लिस्ट केवल उन्हीं व्यक्ति विशेष के लिए है जिनको मैन पावर का लाइसेंस है। और देयर इज़ ए डिफरेंस है। मैन पावर के लिए हम जितने भी एक खबर सुनते हैं, पैसे का हेरफेर, यूएसए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी है, ह्यूमन राइट्स का वो सिग्नेटरी है, लोग असाइलम लेते हैं। वहाँ पे जैसी कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ हैं कनाडा हो गया, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5-7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कि अपने इमिग्रेशन उनकी काउंसिल्स हैं। जैसे कि इंडिया में लॉ काउंसिल है, लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, एग्ज़ाम पास करते हैं, बार काउंसिल लाइसेंस लेते हैं। अब ये उसको जो है मिसकंसेप्शन के तहत वो ये सोचते हैं कि हाँ जी यूनियन मिनिस्ट्री ने हमें अधिकार कर दिया, कोई भी जाके अपना मैन पावर का लाइसेंस ले ले। मैन पावर के लिए वो सिर्फ दुबई, कुवैत, इन छोटे कंट्रीज में भेज सकता है। उसके लिए से ना तो पीआर मिलती है, ना उसको सिटीजनशिप मिलती है, ना उसको असाइलम मिलता है। आपने कभी सुना है दुबई जाके किसी ने असाइलम लिया, या कुवैत गया हो, या हांगकॉन्ग गया हो, या बैंकॉक गया हो, या सिंगापुर गया हो, या थाईलैंड गया हो? इसके लिए एक अलग चीज़ है, वो क्या है, ट्रैवल एजेंट्स। वो ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस मिलता है, उनका काम सिर्फ टिकट एंड होटल बुकिंग का है। They are not authorized to provide visa counseling services। आप समझ बात मेरी? उसके आड़ में भी ये काम हो रहा है। और जब ये चीज़ कर रही है, बिल्कुल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल इस चीज़ का विरोधाभास है कि जब यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये हमारा काम नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट कौन है लाइसेंस देने के लिए? दे कैन नॉट डू। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि ये इस कंडीशन को नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल फिट केस है इंटरनेशनल जो है कंटेक्स्ट में भी। और कनाडा गवर्नमेंट भी हर साल $2 मिलियन खर्च करती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि उसी व्यक्ति विशेष के पास जाइए अपनी फाइल लगवाने जो कि कनाडियन गवर्नमेंट से प्राप्त लाइसेंस धारी। मैंने भी लिखा है क्योंकि मैं मेंबर हूँ जो इमिग्रेशन काउंसिल है कनाडियन गवर्नमेंट की, उसका, एंड आई एम द मेंबर ऑफ द कनाडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑल्सो, एंड द मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑल्सो। मैंने इनको लिखा है ये चीज़ कि मैंने कहा आप अपने लेवल पे भी इंडियन गवर्नमेंट को, अपने काउंटर पार्ट्स को ये चीज़ बताइए कि भी ये ऐसी चीज़ नहीं है, केवल ये पैसा खर्चने से नहीं होगा जब तक आप इस चीज़ को लागू नहीं करेंगे। यदि सरकार की मंशा सही हो, इस चीज़ को लागू करने के लिए सिर्फ एक लाइन का एसीएस होम का ऑर्डर ही काफ़ी है कि ओनली दैट पर्सन बी अलाउड हु इज हैविंग अ लाइसेंस फ्रॉम द कंसर्न फॉरेन गवर्नमेंट, दैट्स इट। और यही मेरी जो मांग है, ये आपके लिए मैं